तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग होली टावर का ब्रेक थ्रू कर लिया था। ब्रेक थ्रू करने पर उसे ये यूनिवर्स बस एक दाने के बराबर लग रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ यूनिवर्स ओरिजिनल लॉ है। पर अचानक ही वो इस यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है। अब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि उसका इनर वर्ल्ड यूनिवर्स ओरिजिनल लॉ से कनेक्ट कैसे हो गया। अब ओरिजिनल यूनिवर्स लॉ की सारी एनर्जी लुओ फैंग के इनर वर्ल्ड में एंटर कर रही थी। ये देखकर बबाता भी सरप्राइज होती है और इसे बताती है कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड पहले से 10 टाइम ज्यादा बड़ा हो चुका है और ये सब कुछ इस हॉली टावर का ब्रेक थ्रू करने के कारण ही हुआ है। अब इनर वर्ल्ड में इतनी सारी एनर्जी आने के कारण गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन करने लगता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है। इवन ब्रेक थ्रू करने पर उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होकर 100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अब ये बेस्ट इतना ज्यादा ह्यूज हो चुका है कि बस इसके एक विंग से ही अर्थ का पूरा एक सिटी ही कवर हो सकता है। साथ ही इसका स्पीड भी इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि बस वो प्लग झपकते ही पूरे अर्थ के एक रोटेशन को कंप्लीट कर ले। और अब लुओ फैंग का मोसा क्लैन बॉडी भी वर्ल्ड मास्टर लेवल को अचीव कर चुका है। अब आगे लुओ फैंग का इनर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होकर रियल वर्ल्ड में तब्दील हो जाता है। बवाता बताती है कि अब तुम्हारा इनर वर्ल्ड बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड बन चुका है और ऐसा तभी होता है जब कोई वर्ल्ड मास्टर लेवल को अचीव कर ले। और फाइनली तुमने वर्ल्ड मास्टर लेवल को अचीव कर लिया। साथ ही यहाँ बवाता इमोशनल होने लगती है और कहती है अगर मास्टर यहाँ पे होते तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश होते। जबकि इधर हम देखते हैं लुओ फैंग कल्टीवेशन करके उठता है और अब वो उन सारी एनर्जी को टच करके देख रहा था। तभी उस टावर से एक एनर्जी बॉल बाहर आकर पूरे लासो कॉन्टिनेंट को ही रोशन कर देती है, जिससे वहाँ के सारे लोगों को मालूम चल जाता है कि लुओ फैंग ने फाइनली उस टावर का ब्रेक थ्रू कर लिया है। स्वांस बताता है कि लुओ फैंग तो यूनिवर्स ओरिजिन लॉ का ब्रेक थ्रू कर लिया है। इधर हम देखते हैं वो एनर्जी बॉल लुओ फैंग के पास वापस आकर वो एनर्जी उसके फोरहेड में वो एनर्जी दे देती है, जिससे उसके फोरहेड पे उस टावर का मार्क बन जाता है। इसके बाद लुओ फैंग एक इल्यूजन में एंटर करता है और बताता है कि ये इल्यूजन तभी आता है जब कोई यूनिवर्स लॉ को सही से समझ ले। और अब लुओ फैंग ओरिजिनल लॉ को पहले से और भी अच्छे से समझ चुका है। साथ ही उसका स्पीड भी इंक्रीज हो गया। साथ ही वो बबाता को बताता है कि अब वो ओरिजिनल लॉ को यूज करते हुए टोंगटान ब्रिज के उस पिक्चर को भी आसानी से समझ लिया, जो कि थर्ड स्टोन पेंटिंग है। और वो इस पिक्चर को समझकर टोंगटान ब्रिज के 9th लेवल को भी सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब लुओ फैंग भी 9th स्काई ब्रिज को अचीव कर लिया है। लुओ फैंग कल्टीवेशन करके उठता है और कहता है अब मुझे एल्डर सिफान को इन्फॉर्म करना चाहिए। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं इंसेक्ट क्लैन में कोई बंदा आता है और जर्क मॉन्स्टर को अपना मास्टर कहते हुए बताता है कि मुझे गोल्डन हॉर्न रेस से कुछ न्यूज मिली है। लुओ फैंग ने बेंजर को आसानी से डिफीट कर दिया। साथ ही वो ओरिजिनल लॉ को भी काफी अच्छे से समझ चुका है। उसने उस होली टावर का ब्रेक थ्रू भी किया, जिस पर वो जर्क मॉन्स्टर जो कि उस एक के अंदर है वो उससे कहती है क्या लुओ फैंग ने नंबर 9 को डिफीट किया। इस पर वो बंदा कहता है हाँ। साथ ही उसने अपने सारे लासो कॉन्टिनेंट के बंदे से कहा था कि ह्यूमन के अगेंस्ट एक्शन ले। सीन शिफ्ट होती है लासो कॉन्टिनेंट, जहाँ सारे लोग लुओ फैंग का वेट कर रहे थे। तभी वो एल्डर सिफान, एल्डर कोबी और स्वान्स आता है और लुओ फैंग को एक जाइंट सा बंदा अपने हाथों पर लेकर आता है। अब वहाँ के सारे लोग लुओ फैंग को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि अब लुओ फैंग उस होली टावर का ब्रेक थ्रू कर चुका है। साथ ही वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या एल्डर लुओ फैंग की बात को मान गए, क्योंकि वो 100 सालों बाद फर्स्ट टाइम अपने सिटीजन के सामने आए हैं। इवन की ये स्पेशल इंस्पेक्टर ओरिजिनल लॉ को भी समझ चुका है। हम सब इसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। अब लुओ फैंग उन सारे सिटीजन से कहता है गोल्डन हॉर्न रेस के सारे फ्रेंड, मैंने माइनिंग टेरिटरी एग्रीमेंट को फाइनली सॉल्व कर दिया है। अब ह्यूमन रेस और गोल्डन हॉर्न रेस दोनों की एग्रीमेंट एल्डर ने अप्रूव कर ली है और अब एल्डर हमारे बीच की सारी बेनिफिशियल रिलेशन को मेंटेन करेंगे। जो भी इस माइनिंग से हमें प्रॉफिट या लॉस होगी वो इक्वली ह्यूमन रेस और गोल्डन हॉर्न रेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही आगे के मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने के लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल भी ओपन करूंगा, जिससे दोनों रेस अपनी बातें वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। लुओ फैंग के इस डिसीजन को सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लुओ फैंग कहता है याद रखना हम दुश्मन नहीं है, बल्कि हम एक स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। अब सारे लोग खुशी से लुओ फैंग को चीर करने लगते हैं। साथ ही कुछ बंदे लुओ फैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते हैं ये लुओ फैंग हमेशा हमें सरप्राइज कर रहा है। तभी वहाँ एक दूसरा बंदा आता है और उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम इस बंदे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हो। वो बंदा कहता है ब्रदर तुम वापस कब आए, मैंने सुना है
कि तुम स्काई ब्रिज के 10th लेवल को अचीव कर लिए हो। तो वो बंदा कहता है हाँ, मैं इसके बिना वापस नहीं आता और मैं अपने रेस की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लुओ फैंग उन्हें यकीन दिला रहा था कि ह्यूमन रेस और गोल्डन रेस दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो इनेमी नहीं है, बल्कि वो बंदा तो ह्यूमन रेस से अपना बदला लेना चाहता है। वो बिल्कुल भी ह्यूमन रेस को पसंद नहीं करता। वो उस बंदे से पूछता है इस स्पेशल इंस्पेक्टर की फाइटिंग पावर कैसी है। बेंजर बताता है कि ये गोल्ड डिसेंडेंट आर्मामेंट को सही से कंट्रोल कर सकता है, पर इसका एबिलिटी मेरे से भी लो है, लेकिन इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव पावर है जिसके वजह से मैं हार गया। पर फाइनली हम सब ने एलायंस फॉर्म कर लिया है, हम सब फ्रेंड्स हैं ना कि एनिमी। तो वो बंदा कहता है तुम भी इसकी बकवास बातों में आ गए, तुम सब ऐसा करके ब्रेन वॉश हो चुके हो। ह्यूमन रेस हमेशा से हमें सरपास करते हुए आ रहा है, वो बस हमें यूज करना चाहते हैं। अगर हमें अपने रेस को सरवाइव करना है तो हमें खुद के स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे रेस को कोई अपने बेनिफिट के लिए यूज करे, और ये यूनिवर्स की लॉ है। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें खुद के पावर पे डिपेंड रहना होगा। सीन शिफ्ट होती है एल्डर शिफांसी लुओ फेंग से कहते हैं तुमने इस एलायंस को फॉर्म करने में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। जिस पर लुओ फेंग कहता है ये सब तो उस हॉली टॉमस्टोन के कारण हुआ, तो हमें एल्डर सिलॉर्ड को थैंक्स कहना चाहिए। और फाइनली ये इशू सॉल्व हो चुका है, तो क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? तो क्या मुझे? तभी लुओ फेंग की बात को इंटरप्ट करते हुए एल्डर को भी कहता है अनफॉर्चुनेटली स्पेशल इंस्पेक्टर लुओ फेंग हॉली टॉमस्टोन को सही से समझ चुके हैं और उनको सीक्रेट टेक्निक भी मिल चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि लासो कॉन्टिनेंट में अब कोई ऐसी जगह बची है जिससे स्पेशल इंस्पेक्टर को हेल्प मिल सके। असल में लुओ फेंग यहाँ की और भी जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था, पर एल्डर को भी जानबूझकर ये बातें कहता है ताकि लुओ फेंग यहाँ से चला जाए। पर स्वान्स एल्डर से कहता है कि एक जगह है जहाँ मैं स्पेशल इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मिस्टिक वैली जाए और मिस्टिक क्रिएचर स्टेचू को समझने की कोशिश करे। अब लुओ फेंग मिस्टिक क्रिएचर स्टेचू के बारे में सोचने लगता है आखिर ये कौन सी स्टेचू है। एल्डर शिफांसी कहते हैं एल्डर सिलॉर्ड ने कहा था कि जो कोई भी जायंट मिस्टिक क्रिएचर स्टेचू को समझ लेगा वो उनके जितना पावर को ही अचीव कर सकता है। मतलब कि जो कोई भी उस स्टेचू को सही से समझ ले वो एल्डर सिलॉर्ड जितना ही एनर्जी को पावर को अचीव कर सकता है। पर अब तक कई एरा बीत चुके हैं और आज तक कोई भी उस स्टेचू के सीक्रेट को समझ नहीं पाया। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम वहाँ जा सकते हो। इस पर लुओ फेंग एल्डर से थैंक्स कहता है। सीन शिफ्ट होती है 1 महीने बाद, जहाँ लुओ फेंग मेटियोर स्टार स्पेसशिप से वहाँ आता है। साथ ही उसके साथ डायलन और स्वान्स भी था। स्वान्स बताता है कि ये मिस्टिक वैली है, आई होप आप इस स्टेचू को समझ सके, पर रूल्स के अकॉर्डिंग इस वैली के अंदर सिर्फ वो ही जा सकते हैं जिनको एल्डर ने जाने की परमिशन दी है, इसलिए यहाँ से आपको अकेले ही जाना होगा। जिस पर डायलन कहता है मास्टर मैं बाहर ही आपका वेट करूंगा। अब लुओ फेंग फौरन ही वैली के अंदर जाता है जहाँ कोई बंदा छुपकर लुओ फेंग का पीछा कर रहा था। इधर स्वान्स को एक न्यूज मिलती है ताइवन ट्राइब को ह्यूमन रेस से इशू हो रही है, तो उसे इस इशू को फौरन ही हैंडल करने के लिए वहाँ जाना होगा। इसलिए वो डायलन से कहकर फौरन ही वहाँ चला जाता है। अब इधर लुओ फेंग अकेले ही इस वैली को एक्सप्लोर कर रहा था जहाँ वो अपने सामने एक जायंट से क्रिएचर की स्टेचू देखता है और कहता है ये तो बस एक लाइफलेस स्टेचू है, पर एक नॉर्मल स्टेचू होने पर भी इसे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो कहीं ये उस स्टेचू के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है जिसे लुओ फेंग जो लुओ कॉन्टिनेंट से लाया था। अब लुओ फेंग उस स्टेचू को गौर से देखने लगता है और बैठकर उस स्टेचू को भी बाहर निकालता है जिसे वो जो लुओ कॉन्टिनेंट से लाया था, और दोनों को कंपेयर करने लगता है और बताता है कि इनका बॉडी साइज दोनों का रेशियो बिल्कुल ही सेम है। इवन कि इन दोनों स्टेचू का पैटर्न नंबर भी बिल्कुल ही सेम है। इसमें टोटल 90,729 पैटर्न्स हैं। जरूर ये इसी स्टेचू से ही कार्व किया गया होगा, पर इन दोनों पैटर्न में बस छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि इस छोटे स्टेचू में कार्विंग की डिटेल काफी ज्यादा डीपली है जैसे कि ये रियल हो, जबकि इस लार्ज स्टेचू का पैटर्न थोड़ा क्योटिक पैटर्न है, पर फिर भी इससे काफी टेरिफाइंग प्रेशर आ रहा है। ये स्मॉल स्टेचू जैसा रियल तो नहीं है। तो फिर आखिर इस स्टेचू के पीछे क्या राज है, इसका पता लगाने के लिए वो फौरन ही अपने मूसा क्लैन बॉडी को इनर वर्ल्ड में भेजता है, जहाँ वो बबाता से उस जायंट स्टेचू का प्रोजेक्शन बनाने को कहता है। बबाता फौरन ही उस जायंट से स्टेचू का प्रोजेक्शन बनाती है। लुओ फेंग कहता है ये बस एक शैडो जैसा है, पर फिर भी इससे इतना ज्यादा प्रेशर कैसे आ रहा, जरूर इसके पैटर्न में ही कोई प्रॉब्लम है। इसलिए वो बबाता से इसके पैटर्न को स्प्लिट करने को कहता है ताकि वो उसे एनालाइज कर सके। अब जैसे ही बबाता डिटेल में उन पैटर्न को एनालाइज
रियलाइज करने लगती है। तभी अचानक ही वहाँ का सारा प्रेशर गायब हो जाता है। तो लुओ फेंग दोबारा से बवाता से कहता है वापस से जैसा पैटर्न था वैसा ही रखो, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन चेंज कर देना। तो बवाता ऐसा ही करती है और इस बार भी प्रेशर गायब हो जाता है। तो लुओ फेंग सोचता है इस इशू को सॉल्व करने का जरूर कोई रास्ता होगा। अब वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बुलाकर जायंट स्टेचू का फर्स्ट कॉपी बनाने को कहता है। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहाँ के माउंटेन को कट करके बिल्कुल ही जायंट मॉन्स्टर का कॉपी बना देता है, पर उससे भी कोई प्रेशर नहीं आ रहा था। तो लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से स्मॉल स्टेचू का कॉपी बनाने को कहता है। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट स्मॉल स्टेचू का भी कॉपी बना देता है, लेकिन जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली स्मॉल स्टेचू का कॉपी बनाया था उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आने लगती है। इवन की गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा था। और यही हाल लुओ फेंग के मोसा क्लैन बॉडी का भी था, उसे भी काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रही थी। लुओ फेंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो लार्ज स्टेचू को कॉपी करके बनाया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर जैसे ही उसने स्मॉल स्टेचू के सिर्फ 12 पैटर्न को ही कॉपी करके कार्व किया तो उससे इतना ज्यादा प्रेशर फील होने लगा। और सिर्फ उसके ह्यूमन बॉडी को ही नहीं बल्कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी सेम प्रेशर फील हो रहा था, इवन कि उसके सोल को भी, साथ ही उसका मोसा क्लैन बॉडी और ह्यूमन बॉडी को भी इससे इफेक्ट हो रहा था। तभी वो बंदा जो कि लुओ फेंग को मारना चाहता था वो लुओ फेंग को इस हाल में देखकर उसे मारने का प्लान बना लेता है, जबकि इधर लुओ फेंग को उस प्रेशर में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो कहता है इस प्रेशर को ब्लॉक करना मेरे बस की बात नहीं है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन कि मैं यहाँ सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। आखिरकार इतना ज्यादा प्रेशर आ कहाँ से रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई पावरफुल बंदा छुप कर मेरा पीछा कर रहा हो जो कि मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी वो बंदा कहता है अभी सही अपॉर्चुनिटी है इसे मारने का, और वो फौरन ही लुओ फेंग को मारने जाता है। ये देखकर लुओ फेंग कहता है कहीं ये सब कुछ ये बंदा तो नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बस वर्ल्ड मास्टर लेवल 3 पे है। अगर ओरिजिनल लॉ में इतना ज्यादा पावर है तो मैं भी तो वर्ल्ड मास्टर लेवल को अचीव कर चुका हूँ। अब वो बंदा अपने स्वॉर्ड से लुओ फेंग पे अटैक करके उसे मारना चाहता था। वो कहता है ह्यूमन आज तुम मरोगे, जबकि इधर लुओ फेंग ओरिजिनल लॉ को यूज करते हुए कहता है कि ये रोटेशन बिल्कुल ही फॉर्मलेस है, मेरा सारा मूवमेंट ही लॉक हो चुका है, इवन कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। पर वो अपने पावर को यूज करते हुए उस स्मॉल स्टेचू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो स्मॉल स्टेचू डिस्ट्रॉय होती है वहाँ का सारा एनर्जी रिलीज हो जाता है और वो प्रेशर भी हट जाता है। उस एनर्जी रिलीज के कारण वो बंदा भी पीछे चला जाता है। अब वो बंदा फौरन ही गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के 7th फॉर्म को फॉर्म करते हुए लुओ फेंग पे अटैक करता है। और गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट का 7th फॉर्म हेवन और अर्थ स्लैश है, जिसके एक ही अटैक में लुओ फेंग काफी दूर चला जाता है। अब लुओ फेंग भी गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के फॉर्म को यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो बंदा 7th फॉर्म को यूज कर रहा था तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे बार बार लुओ फेंग पीछे जा रहा था। लुओ फेंग बताता है अगर मैं दूसरे पावर को यूज नहीं करूंगा तो क्या मैं इसे डिफीट कर सकता हूँ। और अब वो दोनों क्लोज रेंज में आकर फाइट करने लगते हैं। लुओ फेंग अपने स्पीड का फायदा उठाकर उसे डॉज कर रहा था, इवन कि उस बंदे के अटैक से वहाँ काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। और अब दोनों ही अपने फुल पावर को यूज करते हुए अपने वेपन से अटैक करते हैं, जिससे वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब लुओ फेंग उसी पल को याद करने लगता है जब वो स्मॉल स्टेचू को बनाया था, तो इन पैटर्न के कारण वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा था। तो वो सोचता है कि वो उसी सेम पैटर्न को यूनिवर्स ओरिजिन लॉ में बनाएगा और इस पल वो यूनिवर्स के सारे एलिमेंट को यूज करके वेव फॉर्म करेगा, जिससे वो उसी लेवल का प्रेशर क्रिएट कर सकता है। वो सेम उसी पैटर्न को यूज करके उसी लेवल का पावरफुल प्रेशर बनाना चाहता था। वो कहता है इवन मैं सेम वैसा ही कार्विंग करके पैटर्न बना नहीं सकता, पर मेरे पास इतना पावर है कि मैं इसे डिफीट कर दूं। और अब लुओ फेंग वैसा ही सिमिलर पैटर्न बनाकर वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है तो गोल्डी डिसेंडेंट आर्मामेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बंदा लुओ फेंग के वेपन से घायल हो जाता है। गुस्से में वो लुओ फेंग को एक किक मारता है, जिससे लुओ फेंग दूर तो चला जाता है, पर वो बंदा भी घायल हो चुका था। तभी वहाँ डायलन आता है, साथ ही इस वैली के गार्ड्स भी आकर उस बंदे को कैदी बनाकर उस बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब भी वो ह्यूमंस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है ह्यूमन को उनकी रियल जगह नहीं मालूम, मैं तुम्हें कभी भी अपने रेस को स्लेव बनाने नहीं दूंगा, मैं अपना सारा पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। बाय द वे गाइस, सॉरी फॉर द ऑडियो।
लो क्योंकि मुझे कॉमन कोल्ड है तो आवाज़ थोड़ा अजीब लगता होगा। बाय द वे वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.